नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 10 कदम। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर ग्रामीण से आ रही बड़ी खबर के साथ। चंदबाजी में हादसा हुआ है अजमेर दिल्ली एक्सप्रेसवे पर। भीषण हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कंटेनर ने खड़े कैंटर को टक्कर मारी। सड़क पर खड़े पुलिसकर्मी समेत 4 लोग हादसे का शिकार हो गए। हादसे में एक महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिसकर्मी और कई लोग जख्मी हुए हैं। इस हादसे में घायलों को निम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है। सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया है और पुलिसकर्मियों पर पूछताछ के बहाने जबरन रोकने का आरोप लगाया गया है। हाईवे पर 3 घंटे से लंबा जाम लगा हुआ है। मैं तस्वीर भी आपके सामने मौके की ही रख रही हूँ। क्या स्थिति बनी हुई है ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये हादसा हुआ है चंदबाजी थाना इलाके के मानपुरा पुलिया के पास, जहां खड़े टैंकर को टक्कर मारी गई है। पुलिसकर्मी समेत 4 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। एक महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और चंदबाजी में ये हादसा हुआ है। सहयोगी हिमांशु से जान लेते हैं इस हादसे से जुड़ा हुआ अपडेट क्या है। हिमांशु, जरा अपडेट बताएं। देखिए, जयपुर ग्रामीण के चंदबाजी का मामला है, जहां अजमेर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर मानपुरा पुलिया के पास एक हादसा हुआ है। हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार कंटेनर सड़क किनारे खड़े कैंटर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान जो कैंटर के पास खड़े पुलिसकर्मी और 4 लोग हैं वो इस पूरी हादसे की चपेट में आ गए। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक पुलिसकर्मी समेत जो अन्य लोग हैं वो घायल हो गए। घटना से नाराज परिजनों ने शव को उठाने से इनकार कर दिया और सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान जो हाईवे है उस पर करीब 3 घंटे जाम लगा रहा। परिजनों का आरोप था कि जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने जबरन को गाड़ी रोककर चालान के नाम पर अवैध वसूली कर रहे थे और उसके बाद ही जो हादसा है वो हुआ। जानकारी के मुताबिक जो यूपी के निवासी महिला और पुरुष है और उसमें बच्चे भी थे, जो कैंटर में सवार होकर खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। चंदबाजी के मानपुरा के पास पहुंचते जो इंटरसेप्टर में तैनात पुलिसकर्मी है उन्होंने कैंटर को रुकवा लिया और कागजात मांगे। इस दौरान कैंटर में सवार एक महिला और पुरुष नीचे उतरकर पुलिसकर्मियों से बात कर रहे थे। इस दौरान ही जो कंटेनर है वो पीछे से आता है और उन्होंने उसको टक्कर मार देता है। इसके बाद ही जो है पूरा हादसा होता है। इसमें जो पूरा हादसा इसमें एक यूपी की निवासी महिला है जिसका नाम प्रेमवती बताया जा रहा है। उसकी मौके पर मौत हो गई, जबकि पुलिसकर्मी और जो अन्य लोग हैं वो घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही अस्पताल में लेकर जाया गया। उसके बाद में जो वाहनों का जाम है वो लग गया। मौके पर सूचना लगते ही जो मौके मुआयना करने के लिए जो एएसपी यातायात है नारायण लाल तिवारी वो मौके पर पहुंचे और डीएसपी प्रदीप यादव भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने समझाइश की, लेकिन जो लोग हैं वो नहीं माने। करीब 4 घंटे बाद जो एएसपी है उन्होंने इंटरसेप्टर में तैनात जो 4 पुलिसकर्मी हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया है और मामले की जो उचित कार्रवाई है वो करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल जो शव है उसे निम्स अस्पताल में की मोर्चरी में रखवाया गया है और फिलहाल पुलिस ने जो क्षतिग्रस्त वाहन थे उन्हें भी साइड में करवाकर यातायात है वो सुचारू किया है और अभी फिलहाल पुलिस मामले की जांच करती है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ लेते हैं। आरएएस मेंस परीक्षा की बात करेंगे, क्योंकि इस परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन तेज इस रूप में होता हुआ नजर आ रहा है कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा आवास पर पहुंचे अभ्यर्थी के। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने परीक्षा स्थगित करने का भरोसा दिया इन्हें, मुख्यमंत्री से मिलवाने का भी भरोसा दिया और आज ही अपलोड होने हैं एडमिट कार्ड। 17 और 18 जून की तारीख है जब ये परीक्षा होने वाली है, लेकिन उससे पहले ये आंदोलन अभ्यर्थियों का, और अभ्यर्थी कह रहे हैं कि तारीख एक्सटेंड किया जाए, तारीख आगे बढ़ाई जाए और इसी मांग को लेकर इनका अनशन, इसी मांग को लेकर इनकी भूख हड़ताल जो लगातार जारी है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में कई दिनों से अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल के बाद कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इनसे मुलाकात की। मंत्री ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाने का, और वायदे के मुताबिक छात्र सीएम से मुलाकात की। किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर पहुंचे हुए हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अब सिर्फ आश्वासन से बात नहीं बनेगी। पिछले दिनों प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अभ्यर्थियों से आश्वासन देकर अनशन तुड़वाया था। मदन राठौड़ ने 10 जून को अभ्यर्थियों से मुलाकात कर मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया और अब छात्र ये कह रहे हैं कि मदन राठौड़ ने अमर जवान ज्योति पर हमारा अनशन तुड़वाया। झूठा आश्वासन देना शर्म की बात है।
तो एक तरफ जहां आरएएस परीक्षा को करवाने की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ अभ्यर्थी परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। आयोग ने अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 17 और 18 जून को परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। इन सब के बीच जयपुर समेत कई स्थानों पर परीक्षा तारीख आगे बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आइए जरा इस मामले को लेकर अपडेट जान लेते हैं। सहयोगी सोमू आनंद से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सोमू, जरा अपडेट बताएं। मंत्री ने मुलाकात की आश्वासन दिया और ये भी कहा कि आपकी बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि 10 जून तक की तारीख का आश्वासन दिया था मदन राठौड़ ने हमसे मिलकर, लेकिन अब तक उस पर कुछ हुआ नहीं है। आगे किस रूप में अभी आंदोलन बढ़ता नजर आ रहा है, क्या ताज़ा अपडेट है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही एडमिट कार्ड अपलोड होने हैं। 14 तारीख है और 10 तारीख को आरपीएससी ने एक प्रेस नोट जारी करके ये बताया था कि 17-18 तारीख को जो मेंस की परीक्षा आयोजित होनी है उसके लिए आज यानी कि 14 तारीख को एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे। इसलिए अब उम्मीदें जो है वो लगभग टूटती हुई दिखाई दे रही हैं इन सभी अभ्यर्थियों की। कल मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जरूर पहुंचे थे राजस्थान विश्वविद्यालय। उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया था कि परीक्षा की तारीख आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री से वे इन अभ्यर्थियों की मुलाकात कराएंगे, लेकिन फिलहाल तक दो में से कोई भी चीज़ नहीं हो पाई है। और आज बड़ी संख्या में अभ्यर्थी किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर पहुंचे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, एक बार फिर से मांग कर रहे हैं कि भर्ती जो मुख्य परीक्षा मेंस परीक्षा होनी है उसकी तारीख आगे बढ़ाई जाए। लेकिन फिलहाल अब तक ये इस परीक्षा को लेकर के आरपीएससी का रुख बहुत साफ है। आरपीएससी ने स्पष्ट किया है कि आज वो एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। तो अगर आरपीएससी की तरफ से एडमिट कार्ड अपलोड किए जाते हैं उसके बाद विद्यार्थियों के पास परीक्षा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। लेकिन जो तमाम विद्यार्थी आंदोलनरत हैं उनसे जब मेरी बात हुई, कल भी उन्होंने ये कहा था कि हम एडमिट कार्ड्स की होली जलाएंगे, उनको जलाएंगे और अपना विरोध जो है वो दर्ज करेंगे। देखिए, 21,000 से अधिक ऐसे पात्र अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्री परीक्षा पास की है और मुख्य परीक्षा के लिए वो एलिजिबल हैं और उसके बाद अगला राउंड इंटरव्यू का होना है। तो अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि 21,000 में से कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे हैं जो परीक्षा का बहिष्कार करते हैं अगर आज एडमिट कार्ड अपलोड होकर के 17-18 तारीख को परीक्षा होती है तब। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको सोमू। अपडेट आपने साझा की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, 17-18 जून को परीक्षा होनी, लेकिन उससे पहले अभ्यर्थी क्या करेंगे, क्योंकि आंदोलन इनका लगातार जारी है अपनी मांग को लेकर और मांग ये कि तारीख को आगे बढ़ाया जाए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। रणथंभौर के कैलाशपुरी में फिर से टाइगर नजर आया है और इस टाइगर ने 2 लोगों पर हमला कर दिया है। टाइगर के हमले में 2 लोग घायल हुए हैं, घायलों को अस्पताल लाया गया है। टाइगर हमले की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। इस हमले से लोगों में डर है। तो ताज़ा मामला है रणथंभौर के फलौदी रेंज के कैलाशपुरी वन क्षेत्र का। एक टाइगर ने 2 लोगों पर हमला किया, घायल कर दिया। दोनों घायलों को सामान्य चिकित्सालय लाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। रणथंभौर में एक के बाद एक टाइगर के हो रहे हमलों से लोगों में डर है, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये जो मूवमेंट है कि टाइगर के जो हमले हैं ये रुक क्यों नहीं रहे हैं, और रुक इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि वन विभाग की ओर से कोई एक्शन प्लान इसको लेकर तैयार नहीं किया गया है। आखिर ऐसे हमलों से वन विभाग सबक क्यों नहीं ले रहा है, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। टाइगर का पहले से मूवमेंट था क्या वहाँ? अब पहले से बैठा था वो। फिर गाँव वालों ने फोन किया था। फिर हम आ गए थे तो पब्लिक को हम इधर उधर कर रहे और वो एक बोलर वाला गया था। पब्लिक को हमने कर दी जब रास्ता देखे मैं ये निकल जाएगा। अब वो गया, वो बाग जाके आके मैं भी देख लेता हूँ। वो सीधा उसके फोटो खींचने लगा, मैं भैया उनसे से। अब वो टाइगर उस पर आ गया, उसका पैर पकड़ लिया। अच्छा, वो इधर क्या नाम है उसका जो, हाँ। अब उसको बचाने के चक्कर में फिर वो मैंने उसके पीछे डंडा दी थी ना, हाँ। जब वो मुड़ के मेरे पट्टा मार दिया। अच्छे लोग इकट्ठे थे कहीं पे जहाँ टाइगर पानी पी रहा था जी। तो वहाँ कोई फोटोग्राफ ले रहा था टाइगर का, कोई गाड़ी वाला। हाँ। तो वो उतर गया। उतरने के बाद उसको पकड़ लिया टाइगर ने। तो जो हमारा जवान है बाबूलाल, इसने छुड़ाया उसको। तो जब इसने छुड़ाया उसको तो इसने पीछे पलट के और इसके ऊपर अटैक कर दिया। प्री वेरिफिकेशन करके मैं वापस दुमदा आ रहा था। रास्ते में तालाब के पास मैं जैसे ही जा रहा था, टाइगर ने मेरे ऊपर अटैक किया। अटैक करने के मेरे भगवान ने मुझे, कोई ईश्वर था मेरा साक्षी, उसने मुझे बचा लिया। बाबूलाल जी गार्ड वहाँ पहले से मौजूद थे। अच्छा। वहाँ काफ़ी भीड़ लग रही थी, तो आम रास्ते में टाइगर साइड में बैठा हुआ था और गार्ड वगैरह थे। गार्ड वगैरह मैं भी टाइगर से कम 200 फीट दूर मैं भी भीड़ के पास में खड़ा था। लेकिन अचानक जोर से, पता नहीं क्या किस्मत थी, टाइगर जोर से भगा और सीधा मेरे को अटैक किया। एक बाबूलाल गार्ड
वो भी था, उसके ऊपर भी अटैक किया। से टाइगर नजर आया है और इस टाइगर के मूवमेंट से एक बार फिर यहाँ के जो लोग हैं वो डर के साए में जी रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर वन विभाग ने क्या एक्शन प्लान तैयार किया है और इन हादसों से सबक क्यों नहीं ले रहा है वन विभाग, ये बताने के लिए और जानने के लिए चलते हैं सहयोगी बजरंग के पास। इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बजरंग, जरा बताएं क्या एक्शन प्लान तैयार कर रहा है वन विभाग? लगातार मूवमेंट नजर आ रहा है, लगातार टाइगर हमले कर रहा है और इन हमलों से क्या कोई सबक लेता हुआ नजर आ रहा है वन विभाग? मणि, मैं आपको बताऊं कि रणथंभौर में लगातार जिस तरह की घटनाएं हो रही है उसको लेकर वन विभाग ने एक्शन प्लान तो तैयार किया है, लेकिन वन विभाग का एक्शन प्लान धरातल पर इतना फलीभूत होता नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि पिछले अगर 2 महीने की बात की जाए तो 2 महीनों में यहाँ पर 4 टाइगर हमले हो चुके हैं, उसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोगों की मौत के बाद में वन विभाग ने जो 2 टाइग्रेस है, एक कनकटी है जिसने 2 लोगों को मौत के घाट उतारा था, उसको ट्रंकुलाइज करके और भीड़ नाके के एंक्लोजर में कैद कर दिया है। वहीं एक टाइगर को ट्रंकुलाइज करके रणथंभौर के जो 2nd डिवीजन है केला देवी अभ्यारण्य उसके एंक्लोजर में छोड़ दिया है। साथ ही एक एरोहेड की जो मादा शावक है उसको भी वन विभाग द्वारा तलाश किया जा रहा है और जल्दी उसको बूंदी के रामगढ़ विस्तारी में छोड़ दिया जाएगा। कल की ये जो घटना है इसमें अगर टाइगर अटैक की बात करें तो कहीं ना कहीं जो टाइगर रणथंभौर की परिधि से निकल करके निकट के नजदीक आया था पानी पीने के लिए और पानी पीने के बाद वहां बैठ गया था। टाइगर को देख के आसपास के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण वहां मौके पर पहुंच गए थे और टाइगर के साथ सेल्फी लेने की कोशिश वहां पर लोगों द्वारा की जा रही थी। टाइगर को उकसाने का जो काम है कहीं न कहीं लोगों द्वारा भी वहां पर किया गया है, क्योंकि लोग लगातार वहां भीड़ के रूप में एकत्रित होते थे, लगातार टाइगर को उकसा रहे थे। ऐसे में जब कृषि विभाग का पर्यवेक्षक भी वहां मौके पर पहुंचता है, टाइगर के बेहद नजदीक जाकर के वो फोटोग्राफी करने का काम करता है, तो टाइगर आक्रोशित होकर उसके ऊपर हमला कर देता है। गनीमत ये रही कि वहां मौके पर फॉरेस्ट गार्ड मौजूद था, जो होम गार्ड का जवान था बाबूलाल, उसने टाइगर को से जैसे तैसे करके उस कृषि पर्यवेक्षक को वहां से छुड़ाया। वन विभाग के लोग सुबह से ही बाघ की मॉनिटरिंग वहां पर कर रहे थे, लेकिन बावजूद उसके लोग समझने को तैयार नहीं थे। लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, बावजूद उसके लोग इन घटनाओं से कोई सबक नहीं ले रहे। जब भी टाइगर दिखता है उसके नजदीक जाने का प्रयास करता है और सेल्फी लेने का प्रयास करता है। कल की जो घटना थी सेल्फी लेने और फोटोग्राफी करने के चक्कर में ये घटना हुई। हालांकि वन विभाग द्वारा टाइगर की मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन अगर ओवरऑल अगर बात की जाए तो रणथंभौर में जिस तरीके की घटनाएं हो रही है कहीं न कहीं उसके पीछे वन विभाग भी दोषी है, क्योंकि वन विभाग का जो पूरा ध्यान है वो यहाँ पर्यटन पर है, जबकि रणथंभौर के जो टाइगर है वो आए दिन रणथंभौर की परिधि से निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे हैं, लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो बाघों की मॉनिटरिंग को लेकर के वन विभाग पर जरूर सवाल खड़ा होता है कि बाघों की जो मॉनिटरिंग वन विभाग के अधिकारियों को जो करना चाहिए, तो वन विभाग की टीम मॉनिटरिंग में जुटी हुई है, आखिर वो फेल क्यों साबित हो रही है? कई बार लोगों द्वारा शिकायत भी की गई, एनटीसी ने परमिशन दी 3 बाघों को यहाँ से शिफ्ट करने की, 2 बाघों को ट्रंकुलाइज करके एंक्लोजर में डाल दिया गया, तीसरे को डालने की तैयारी है, लेकिन बावजूद ये खतरा रणथंभौर में अभी भी बना हुआ है, क्योंकि रणथंभौर में तकरीबन 50 से 55 बाघों के रहने की कैपेसिटी है। लेकिन रणथंभौर में जिस तरीके से बाघों का कुनबा बढ़ा है वो कहीं न कहीं वन विभाग के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि रणथंभौर में अगर वर्तमान की बात करें तो 80 से 82 बाघ है और जो युवा अवस्था में जो बाघ प्रवेश कर रहे हैं उनको टेरिटरी की तलाश है, जिसके चलते वो टेरिटरी की तलाश में जो बाघ है वो रणथंभौर की परिधि से बाहर रह रहे हैं। जी, तो बड़ा सवाल ये कि आखिर वन विभाग एक्शन प्लान क्यों नहीं तैयार कर रहा है, क्योंकि लगातार बजरंगी मूवमेंट सामने आ रहा है टाइगर का और ये टाइगर लोगों पर हमला कर रहा है और लोगों की जान जा रही है और लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट साझा करने के लिए, धन्यवाद आपका। और चले रुख करेंगे जोधपुर से आ रही बड़ी खबर का। रेजिडेंट डॉक्टर ने खुदकुशी की कोशिश की है सल्फास खाकर। फार्माकोलॉजी 3rd ईयर में पढ़ रहा था, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जयपुर ले जाया गया, विभाग के एचओडी पर परेशान करने का आरोप लगाया। जोधपुर से बड़ी खबर, रेजिडेंट डॉक्टर ने सल्फास खाकर जान देने की कोशिश की है। फार्माकोलॉजी 3rd ईयर में ये पढ़ रहा था, रेजिडेंट डॉक्टर है, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जयपुर ले जाया गया है, विभाग के एचओडी पर परेशान करने का आरोप लगा है। और क्या है ये पूरा मामला, आइए जरा जान लेते हैं। सहयोगी अरुण हर्ष इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, बताएं जरा दर्शकों को क्या है पूरा मामला और रेजिडेंट डॉक्टर की क्या कंडीशन है अभी? देखिए मणि, अगर बात की जाए तो लगातार आप देखिए जोधपुर में अगर मथुरादास माथुर अस्पताल में पिछले 15 दिनों में दूसरा डॉक्टर है। पहले डॉक्टर कविता वर्मा ने आत्महत्या की थी और कल का अगर केस की बात करें तो राकेश विष्णु ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। सल्फास की गोलियां खा ली थी, उसके बाद मेडिकल इमरजेंसी में लाया गया, लेकिन वहां पर जिस तरह से इलाज का थोड़ा सा अभाव था तो उसको लेकर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जयपुर ले जाएगा और जयपुर में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल मणि बता रहे हैं कि जिस तरह से जयपुर के आईसीयू में अभी भर्ती है, हालांकि कल रात को उसको 2 बार CPR दिया गया था और अब कह रहे स्टेबल है,
लेकिन कह सकते हैं जिस तरह से ये डॉक्टर और रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा आत्महत्या के मामले बढ़ते हैं, इसके लिए मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। डॉक्टरों जी। की जो एक टीम होती है, काउंसलिंग करने की आवश्यकता है, नहीं तो इस तरह से डॉक्टर आप देखिए आत्महत्या करते नजर आ रहे हैं। राकेश बिश्नोई के मामले में बताया जा रहा है कि वैसे वो मानसिक रूप से थोड़ा विकसित रह रहा था, क्योंकि उसको परेशानियां थी और उसको लेकर उसके परिवार के सदस्य उसके साथ रहते थे और उसका इलाज भी चल रहा था। लेकिन जिस तरह से उसने जब इमरजेंसी के अंदर जब लाया गया, जिस समय वो कॉन्शियस में था, उसने जब बात की थी, उसने बताया कि एचओडी के द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है और अपने रिजल्ट को लेकर काफी वो परेशान था। इसी कारण से जो है उसने ये सल्फास की गोलियां खाई है। फिलहाल कह सकते हैं जो एसएमएस अस्पताल आईसीयू में भर्ती है और इको मशीन पर उसका जो है रखा गया है, लेकिन कह सकते हैं सीपीआर देने के बाद डॉक्टरों की प्रयास है कि उसे बचाया जाए, लेकिन जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही है ये चिंता का विषय है। मणि, अच्छा, अरुणर्ष, आप बता रहे हैं कि 15 दिन के भीतर ये दूसरा मामला सामने आया है सुसाइड का। एक ने सुसाइड करने की कोशिश की और दूसरे ने सुसाइड कर लिया। इन मामलों को लेकर आप बता रहे हैं कि काउंसलिंग करने की जरूरत है। अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा है ऐसे मामलों को रोकने को लेकर? देखिए ये प्रिंसिपल की जिम्मेवारी होती है कि इस तरह के मामले जब सामने आते हैं। 15 दिन पहले कविता वर्मा ने जब उसके हॉस्टल में सुसाइड कर ली थी, 3 दिन तक देखिए पता नहीं चला प्रशासन को, हॉस्टल इंचार्ज को कि अंदर 3 दिन से कोई बॉडी है। ये तो बदबू आई, उसके बाद पता चला कि जो है डॉक्टर कविता शर्मा जो फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी उसने सुसाइड कर ली। और कल की अगर बात की जाए तो कल आप देखिए जैसे ही उसने सल्फास खाया उसके बाद चूंकि परिजन साथ में थे, पता चलते ही उसको तुरंत मेडिकल इमरजेंसी में लेकर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप 15 दिन पहले जो कविता वर्मा का केस हुआ था उसमें किसी को पता नहीं चला, बदबू नहीं आती तो पता नहीं चलता। तो ये अस्पताल प्रशासन की और मेडिकल कॉलेज प्रशासन की जिम्मेवारी है कि वो ऐसे मामलों को लेकर, जो अगर कोई स्टूडेंट अगर स्ट्रेस में है, अगर मानसिक अवसाद में है या किसी समस्या है, तो उसको लेकर काउंसलिंग करनी चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता, जिसकी परिणति ये होती है कि डॉक्टर्स है जो रेजिडेंट आत्महत्या कर लेते हैं। मणि, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरुणर्ष तमाम जानकारी के लिए। और आइए चलिए ये बात करेंगे बीकानेर से आ रही बड़ी खबर का। खाजूवाला में 3 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई। तांत्रिक विद्या की आड़ में मौत का खेल यहां खेला जा रहा था। नशीला पदार्थ खिलाकर 5 लोगों को बेहोश किया गया। पैसे दोगुने करने के बहाने 50 लाख की लूट की गई। हलवे में नशीली गोलियां मिलाकर खिलाई गई। अजमेर के लुटेरे बताए जा रहे हैं। खाजूवाला के वार्ड नंबर 16 की घटना है ये। तो खाजूवाला के वार्ड नंबर 16 में तांत्रिक विद्या से पैसे दोगुने करने के बहाने एक घर में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। हलवे में नशीली गोलियां मिलाकर 5 लोगों को खिलाई गई। 5 लोग बेहोश हो गए, 3 लोगों की मौत हो गई और लुटेरे 50 लाख की लूट कर फरार हो गए। लुटेरे बताए जा रहे हैं अजमेर के। और सहयोगी नासिर जैदी इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए मौजूद हैं। नासिर, क्या कार्रवाई इन लुटेरों के खिलाफ हो रही है और क्या है अपडेट? जी देखिए, ये कल की घटना है। कल बीकानेर की खाजूवाला तहसील में तांत्रिक विद्या से पैसे दूसने के बहाने लोगों को ठगा था। उन्हें नशीला पदार्थ खिलाया था। हलवे में नशीली चीज डालकर उन्हें खिलाई गई, जिससे वो लोग बेहोश हो गए। 5 लोग थे। 5 लोगों में से 3 लोगों की डेथ हो गई और जो तांत्रिक था शैतान सिंह, उसकी भी डेथ हो गई। अब इसमें अपडेट ये है कि 2 लोग जो बच गए थे वो मौत को लेकर फरार हो गए और उन दोनों लोगों को डिटेन किया गया है मेड़ता से। हालांकि अभी तक ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन यही है कि 2 लोगों को मेड़ता से डिटेन किया गया है और उन्हें डिटेन करके बीकानेर लाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। तो ये पूरा मामला बड़ा खतरनाक मामला है और रामस्वरूप और मनोज वर्मा नाम के 2 लोगों को डिटेन किया गया है। और अजमेर निवासी शैतान सिंह था, वो इनका सरगना है। वो काफी अरसे से खाजूवाला आना जाना उसने कर रखा था और लोगों को तंत्र विद्या के नाम पे पैसे दुगने करने के बहाने ठगने का काम करता था। अब इनमें 2 लोग बच गए और 3 लोगों की डेथ हो गई। शैतान सिंह, विक्रम सिंह और गफ्फार खान की मौत हो गई। और खास बात यह है कि गफ्फार खान ने ही शैतान सिंह को खाजूवाला बुलाया था। गफ्फार खान के घर में ये सारा कांड हुआ है और गफ्फार खान के बेटे ने भी ये कमाल की बात यह है नासिर कि 21वीं सदी में हम हैं और आज भी लोग इतने सुपरस्टिशियस हैं, अंधविश्वासी हैं, तांत्रिक विद्या में यहाँ पर भरोसा कर रहे हैं और इसी के चलते हुआ ये कि ये बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
कोटा से बड़ी खबर है, आरएसी ग्राउंड में पैंथर का मूवमेंट सामने आया है। पैंथर की तलाश में आरएसी ग्राउंड में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। कल रात चित्रगुप्त कॉलोनी में पैंथर का मूवमेंट यहां देखा गया और इस मूवमेंट से अब लोगों में डर है। सर्च ऑपरेशन में वन विभाग और आरएसी के जवान शामिल हैं। वन विभाग ने 10 से ज्यादा ट्रैप कैमरे लगवाए हैं। और अब बात करेंगे हनुमानगढ़ की। संगरिया क्षेत्र के नगराना टोल प्लाजा के पास ट्रक और गाड़ी की आमने सामने टक्कर हुई और ये हादसा सामने आया। इस हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौत हो गई। जानकारी ये कि इस दुर्घटना के बाद कार ट्रक के नीचे फंस गई। हादसे के बाद संगरिया पुलिस ने तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने 9 युवकों को मृत घोषित कर दिया। वहीं दौसा के मानपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 21 पर स्लीपर कोच बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। एक्सीडेंट होने पर चीख पुकार मच गई। सड़क हादसे में बस में सवार करीब 8 यात्री घायल हो गए। स्लीपर कोच बस भरतपुर से जयपुर की ओर आ रही थी और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का एक हिस्सा डैमेज हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को उपचार के लिए लाया गया। 7 गंभीर घायलों को इलाज के लिए दौसा जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दुर्घटना के बाद हाईवे पर जाम के हालात बन गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू करवाया। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। राजस्थान और गुजरात में नेक्सा एवरग्रीन घोटाले के मामले में ईडी की ओर से कई जगहों पर छापेमारी की गई है। सीकर, जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू, इन तमाम जगहों पर छापेमारी चल रही है। राजस्थान समेत गुजरात के अहमदाबाद और दिल्ली में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये कार्रवाई करीब 2700 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर हो रही है, जो नेक्सा एवरग्रीन प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। नेक्सा एवरग्रीन में हजारों लोगों से करोड़ों रुपए निवेश के नाम पर ठगे गए। इस स्कीम में निवेशकों को फ्लैट, प्लॉट या एक तय समय बाद अधिक रिटर्न देने का वायदा किया गया। शुरुआती दौर में कुछ लोगों को लाभ देकर कंपनी ने लोगों का भरोसा जीता, लेकिन धीरे धीरे ये स्कीम एक बड़े फ्रॉड में तब्दील हो गई। इस घोटाले में राजस्थान पुलिस ने पहले ही कई एफआईआर दर्ज की थी और अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू की है। झुंझुनू के पचेरी कला कस्बे में रंगदारी को लेकर 6 बदमाशों ने दुकान में बैठे व्यापारी पर धारदार हथियारों से हमला किया है। व्यापारी ने साहस दिखाते हुए कुल्हाड़ी से मुकाबला किया, जिससे बदमाश फरार हो गए। व्यापारी नाम है आनंद, अपनी दुकान पर मौजूद था। 2 बाइकों पर सवार होकर आए 6 हमलावरों ने दुकान के काउंटर पर धारदार हथियार से वार किया। व्यापारी ने तुरंत कुल्हाड़ी उठाकर मुकाबला किया। फिलहाल आरोपी पकड़ से बाहर है, लेकिन शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये बदमाश हरियाणा के हैं। बदमाश दुकानदार से रंगदारी मांगने आए थे और पहले भी रंगदारी की मांग कर चुके हैं। छह जने आए। कितनी मोटरसाइकिल पे? 2 मोटरसाइकिल पे। हाँ। और 6 जने थे, 3 थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? आते ही एक के हाथ में बर्छी थी और एक के हाथ में वो चैन वाला कड़ा था। अच्छा। और आते ही हमला किया, काटे के मारी और बाद में हमला करना चाहा और गाड़ी कब तक गया। फिर उसके बाद में ओनर ने कुआड़ा उठाया और उनके गैल भागे वो भग पड़ी। पहले भी कभी हुई क्या आपके साथ? हाँ, पहले भी हुई है 2021 में। क्या हुआ था? फायर हुआ था, 3 जने आए थे और फायर करके गोली चला के चले गए। क्या अब भी वही थे? चले गए। अब भी वही थे? अब भी इसमें एक बंदे का नाम है, वैसे हमने रिपोर्ट दे रखी है उसके नाम से। क्या नाम है उसका? बज्जर है, वो गोद का है। तो भीषण गर्मी के बाद प्रदेश में कुछ जगहों पर मौसम में बदलाव देखा गया है। जैसलमेर की बात करें तो यहाँ सुबह मौसम के तेवर बदले नजर आए। सुबह ही यहाँ पर बारिश से मौसम सुहावना हो गया। रुक कर बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। बारिश होने से गर्मी से राहत मिली है। जैसलमेर में अल सुबह एकाएक बारिश का दौर शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही देर में ये दौर थम गया है। आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज एक बार फिर बारिश होगी और थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि पिछले लगभग 1 सप्ताह से लगातार तलक तेवर जो गर्मी के हैं वो परेशान कर रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखा दूं, बारिश कुछ देर आई, कुछ मिनट आई, फिर कुछ मिनट और आई, लेकिन पूरा शहर भीगा भीगा सा। और दुकानदार जो सुबह सुबह आते हैं
वो कहीं ना कहीं नहीं आते हुए नजर आ रहे हैं। और जो इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं वो अब अपना सामान वापस सेट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है और इक्का दुक्का लोग भी अब बारिश थमने के बाद बाजारों में नजर आ रहे हैं। सुबह से ही बारिश का मौसम था और आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो दुकानदार आए भी हैं वो खड़े हैं, और जो बारिश के कारण कुछ लोग रुक गए थे और अब वो वापस घरों की तरफ भी निकल रहे हैं। उनसे भी बात करते हैं। कितनी जो है वो बारिश हुई है, कैसा सुबह सुबह मौसम हुआ? सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा था। हम जैसे ही घर से बाहर निकले और अचानक बारिश शुरू हो गई। पर कम से कम ये बहुत अच्छा हुआ कि कम से कम उमस से तो हमारा कम से कम बेचैनी खत्म हो गई है हमारी। और ये बारिश बहुत ज़रूरी थी क्योंकि लोगों को लग रहा है कि सुबह सुबह जो बारिश है वो कहीं ना कहीं राहत देने वाली थी। भैया कितनी देर बारिश आई है और कैसा मौसम हो गया है अब? बहुत अच्छा मौसम हुआ है, बहुत ठंडा भी रहा है और कुछ राहत भी मिल गई अच्छी। कुछ मौसम अच्छा रहा है। कितनी देर हुई लगभग बारिश? यही 15 मिनट हुई, अच्छी हुई, बहुत बढ़िया हुई। आधा घंटा 15 मिनट लगभग अच्छी हुई बारिश। देखिए बारिश का जो ड्यूरेशन है वो जरूर कम था। भैया सुबह सुबह दुकान खोली तो कैसा मौसम था, अभी अभी कैसा मौसम है? फिलहाल मौसम अच्छा है, लेकिन अगर ये बारिश अगर थोड़ी और न हुई तो उमस और गर्मी थोड़ा और ज्यादा परेशान करेगी। देखिए उमस और गर्मी और परेशान ना करे इसकी उम्मीद की जा रही है, और लगातार लोग चाह रहे हैं कि थोड़ी और बारिश हो जाए ताकि इन लोगों को गर्मी से राहत मिले। पिछले दिनों लगातार तापमान जो है वो 48 डिग्री के करीब बना हुआ था, और उससे पहले की अगर बात करें तो जब 45 और 46 डिग्री के साथ हीटवेव चल रही थी तो जैसलमेर राजस्थान का सबसे गर्म जिला भी बना। तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ और बारिश हो जाए, क्योंकि आसमान में बादलों ने डेरा जाल रखा है, और अगर बारिश होगी तो वो जरूर राहत देगी। श्रीकांत यासनी, टीवी, जैसलमेर। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना है।